बांग्लादेश में हाल के दिनों में जो घटनाक्रम सामने आए हैं, उन्होंने केवल उस देश की राजनीति और सामाजिक संरचना को ही नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया को गहरी चिंता में डाल दिया है। अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को लेकर सामने आ रही खबरें, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोस और फोटोज और लगातार बढ़ती आशंकाएं ये संकेत देती है कि स्थिति सामान्य नहीं कही जा सकती। सवाल ये नहीं कि ये घटनाएं केवल अफवाह है या वास्तविक, बल्कि असली सवाल ये है कि जब बार बार एक ही समुदाय को लेकर असुरक्षा और हिंसा की बातें सामने आ रही हो, तो क्या सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो स्थिति को स्पष्ट करे और ठोस कदम उठाए। इसी वजह से अब ये बहस तेज हो गई है कि क्या बांग्लादेश में हिंदू समुदाय को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, और अगर ऐसा है तो अंतरिम सरकार हालात पर नियंत्रण क्यों नहीं कर पा रही है। तो वहीं कई विश्लेषकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि मौजूदा प्रशासन, जिसमें प्रमुख सलाहकार के रूप में मोहम्मद यूनुस का नाम लिया जा रहा है, जमीनी हालात को संभालने में कमजोर दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन की ओर से न तो स्पष्ट संदेश जा रहा है और न ही ऐसा कोई कठोर कदम दिख रहा है जिससे अल्पसंख्यक समुदाय में भरोसा पैदा हो सके। यही वजह है कि ये मुद्दा अब बांग्लादेश की सीमाओं से बाहर निकल चुका है। भारत, नेपाल और अन्य पड़ोसी देशों में रहने वाले लोग भी इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक देश का आंतरिक मामला नहीं रह जाता, बल्कि पूरे क्षेत्र की सामाजिक स्थिरता और धार्मिक सह अस्तित्व से जुड़ा सवाल बन जाता है। तो वहीं उत्तर बंगाल, सिलीगुड़ी और आसपास के इलाकों में जो विरोध प्रदर्शन और मशाल जुलूस देखने को मिले हैं, वह इसी बढ़ती चिंता और बेचैनी का प्रतीक है। इन प्रदर्शनों में शामिल लोगों का कहना है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ डर का माहौल बनाया जा रहा है, जहां आए दिन धमकियों, हमलों और असुरक्षा की खबरें सामने आती हैं। जिन घटनाओं और तस्वीरों का हवाला दिया जाता है, वे आम लोगों को भावनात्मक रूप से झंझोर कर रख देती है और यही सोचने पर मजबूर करती है कि क्या किसी भी सभ्य और लोकतांत्रिक समाज में ऐसी स्थितियों को लंबे समय तक नजरअंदाज किया जा सकता है। प्रदर्शनकारियों के लिए ये केवल किसी दूसरे देश की राजनीति का सवाल नहीं है, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता, मानवाधिकार और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का गंभीर मुद्दा बन चुका है। तो वहीं इसी संदर्भ में ये तर्क भी सामने आता है कि जब किसी देश में एक समुदाय को लेकर कट्टरपंथी नारे, उग्र बयानबाजी और हिंसक धमकियां दिखाई देती हैं, तो उसका असर सीमाओं के भीतर ही सीमित नहीं रहता। स्वाभाविक रूप से पड़ोसी देशों में बसे उसी समुदाय के लोगों में असुरक्षा की भावना जन्म लेती है। बंगाल से लेकर नेपाल तक उठती आवाजें इसी मानसिकता को दर्शाती है कि लोग खुद को अलग थलग या अकेला महसूस नहीं करना चाहते। उनका कहना है कि जब किसी एक विचारधारा या समूह की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित मौजूदगी दिखाई देती है, तो प्रतिक्रिया में दूसरे समुदायों में भी एकजुटता की भावना पैदा होती है। ये एकजुटता किसी देश या समुदाय के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई की नहीं, बल्कि सुरक्षा, समर्थन और अपनी पहचान बचाने की मांग के रूप में सामने आती है। तो वहीं इस पूरी बहस के दौरान भारत के आंतरिक सामाजिक और राजनीतिक हालात का जिक्र भी बार बार किया जाता है। वक्ताओं का कहना है कि भारत में दशकों से सरकारों ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, चाहे वो शिक्षा से जुड़ी स्कॉलरशिप हो, सामाजिक उत्थान की योजनाएं हो या सुरक्षा और अवसर से जुड़े कार्यक्रम। इसके बावजूद जब भी किसी संवेदनशील मुद्दे पर भावनाएं भड़कती हैं, तो सड़कों पर उतरने की राजनीति तेज हो जाती है। आलोचक ये सवाल उठाते हैं कि क्या हर विवाद का समाधान सड़क पर शक्ति प्रदर्शन से होना चाहिए, और क्या इससे समाज में स्थायी शांति और विश्वास बन सकता है। तो यहीं से समानता, कानून और संविधान की बहस और गहरी हो जाती है। कई लोग ये पूछते हैं कि जब देश संविधान से चलता है, तो नियम और अनुशासन सभी नागरिकों के लिए समान क्यों नहीं होने चाहिए। स्कूलों में यूनिफॉर्म का मुद्दा हो, सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा जांच का सवाल हो या कानून व्यवस्था से जुड़े नियम, ये तर्क दिया जाता है कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक समान मानक जरूरी होते हैं। विरोध करने वालों का कहना है कि अगर बार बार विशेष रियायतों में मांग की जाती है, तो उससे सामाजिक संतुलन बिगड़ता है और विशेष समुदाय जैसी सोच को बढ़ावा मिलता है, जबकि लोकतंत्र की बुनियादी समान नागरिकता और समान अधिकारों पर टिकी होती है। तो वहीं इतिहास के संदर्भ में भी वक्ता ये बात दोहराते हैं कि भारतीय समाज ने परंपरागत रूप से खुद को आक्रामक नहीं, बल्कि रक्षात्मक भूमिका में देखा है। उनका दावा है कि हिंदू समुदाय ने कभी विरासतवादी या आक्रामक नीति नहीं अपनाई है, बल्कि समय समय पर अपनी संस्कृति, पहचान और अस्तित्व की रक्षा की है। इसी सोच के साथ कुछ लोग ये भी
कहते हैं कि पाकिस्तान केवल एक भौगोलिक देश नहीं बल्कि एक विचारधारा का प्रतीक है जो अलग अलग समय पर अलग अलग रूपों में सामने आता रहता है। वहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान में दिख रहे हालात को वे भविष्य की चेतावनी के रूप में देखते हैं और मानते हैं कि अगर समय रहते संवाद, कानून और कूटनीति के जरिए समाधान नहीं निकाला गया तो समस्याएं और जटिल हो सकती है। तो वहीं अंततः ये पूरा विमर्श इसी निष्कर्ष पर आकर ठहरता है कि हिंसा, नफरत और उकसावे से किसी भी समाज का भला नहीं हो सकता, चाहे मामला बांग्लादेश का हो, भारत का हो या फिर किसी और देश का। स्थिरता और शांति तभी संभव है जब सरकारें बिना भेदभाव के कानून लागू करें, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और कट्टरपंथी तत्वों के खिलाफ स्पष्ट और सख्त कार्रवाई करें। साथ ही समाज के सभी वर्गों को ये समझना होगा कि विरोध और असहमति जताने का रास्ता संविधान और लोकतांत्रिक दायरे में ही होना चाहिए। भावनात्मक नारों, टकराव और डर की राजनीति के बजाय संवाद, न्याय, समानता और भरोसा ही वो रास्ता है जो पूरे क्षेत्र में शांति और सामाजिक संतुलन को बहाल कर सकता है।